मेरा नाम डोली है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं 18 साल की थी जब मेरे माता-पिता को मेरी शादी की फिक्र हो गई थी, जबकि अभी तक मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अभी तो मैं सिर्फ हाई स्कूल ही कर रही थी। मैं गाजियाबाद में रहती थी। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि मेरी माँ की शादी गाँव में हुई थी। मेरे माता-पिता के रिश्तेदार वहीं पर रहते थे। काफी सालों पहले ही मेरे पिता अपना गांव छोड़कर गाजियाबाद आ गए थे, क्योंकि मेरी माँ को गांव में रहने की आदत नहीं थी। मेरी माँ का मायका दिल्ली के आसपास ही था और उनकी शादी गांव में हो गई थी, इसलिए मेरी माँ का दिल गांव में नहीं लगता था। मेरे पैदा होते ही उन्होंने गांव छोड़ दिया। मेरे पिता गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। पिताजी की कमाई से बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं आते थे, लेकिन जितने भी आते थे हमारा घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मेरी माँ पिताजी से रोज कहती कि तुम्हारी फैक्ट्री वाली नौकरी की कमाई से अब घर नहीं चलता, तुम कोई और काम देख लो। तो उस पर मेरे पिताजी कहते कि अब इसके अलावा मुझसे इस उम्र में कुछ नहीं होता। जब जवानी थी और शरीर में जान थी, तब तुम्हारे कहने पर गांव को जमीन बेचकर मैं गाजियाबाद आकर रहने लगा था। अब गांव भी नहीं जा सकता, वहां पर क्या काम करूंगा। इसी बात को लेकर इन दोनों में हर रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता था। माँ पिताजी को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर मेरा दिल पढ़ाई से भी हटता जा रहा था। पिताजी के अलावा घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। मेरे पिता बेचारे अकेले ही इतनी मेहनत किया करते थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पिता की मदद कर सकूं, लेकिन जब भी मैं कोई काम करने का कहती, माँ मुझे साफ इनकार कर देती कि बस अब मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मुझे अपने पिता की बूढ़ी हड्डियों पर बहुत तरस आता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पिता की मदद कर सकूं, लेकिन माँ के आगे हमेशा ही मैं मजबूर हो जाती थी। हमारे गांव में शादी थी और हमें वहीं से इनविटेशन आया था। हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सारे गांव में ही मौजूद थे। शादी मेरे बुआ के बेटे की थी, इसलिए वहां पर जाना भी जरूरी था। हम लोगों ने शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। हमने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। माँ पिताजी से कहने लगी कि इस बार गांव चलकर हमें अपनी डोली बेटी का रिश्ता तय कर देना है। वहां पर जाके तुम्हें अपनी बेटी के रिश्ता की बात चलानी है। वहां जाकर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बात पक्की कर देना। मुझे अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत हैरत हो रही थी। वो खुद तो सारी जिंदगी काम छोड़कर शहर में आकर रह रही थी और मेरे लिए वो गांव में रिश्ता ढूंढने जा रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने माता पिता की परेशानियों को खत्म कर सकूं और कुछ बनकर हमारी जिंदगियों को आसान कर सकूं। मेरे पिता भी इस बात के लिए राजी हो गए थे। मैं शर्म की वजह से पिताजी के सामने तो कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन पिताजी के जाते ही मैंने माँ को साफ साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन गांव में शादी नहीं करूंगी और तुम गांव में जाकर मेरे रिश्ते की बिल्कुल भी कोई बात मत करना। ऐसा ना हो कि बाद में आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े। मैं यहाँ शहर में रहकर पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ और अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। 2 दिन बाद जब हम गाँव चले गए तो वहां जाने के बाद जब शादी निपट गई तो मेरे पिताजी ने अपने पड़ोस में रहने वाले मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ ही मेरा रिश्ता तय कर दिया और वहां सब लोगों को ये खबर दे दी कि उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। मैंने लड़के को देखा तक नहीं था। शादी वाले घर में मौजूद औरतें बार बार मुझे ही देख रही थी। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर एक औरत कहने लगी कि ये मनीष होने वाली पत्नी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अकेले में अपनी माँ से बात की तो उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, अब ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और मैं कमरे में जाकर खूब रोई थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे माता पिता तो जबरदस्ती मेरे शादी करवाना चाह रहे थे। किसी ने मेरी एक न सुनी। गांव में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मैं जितने भी दिन यहाँ पर रही उदास ही रही थी। अपने पिता के सामने बोलने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ा था। लेकिन वो लड़का कौन है, कैसा है, ये मैंने जानना इतना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। मेरी बुआ के बेटे की शादी खत्म हो गई तो हम वापस अपने घर आ गए थे। यहाँ पर रोज मेरी माँ पिताजी से शादी के इंतजाम के बारे में कहती रहती थी। ये बातें सुनकर मेरे पिता परेशान हो जाते थे और उनके चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरे पिता गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उन दोनों को मेरी शादी की इतनी जल्दी आ रही थी। मेरे पिता की कमाई से कुछ भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए वो दिन ब दिन और ज्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन मेरे पिता ने माँ को बताया कि उनके कुछ दोस्त विदेश पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, क्यों न मैं भी उनके साथ विदेश चला जाऊं
और वहां जाकर तुम लोगों को पैसा भेजता रहूंगा। तुम मेरी बेटी का दहेज जोड़ लेना। मैंने पिताजी की ये बात सुनी तो मैं फौरन ही उनको विदेश जाने के लिए मना कर दिया कि पिताजी को इस उम्र में किसी भी खातिर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही करें। अगर दहेज लेकर शादी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के घर में ही ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना शादी करके। ये सुनकर माँ को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगी, तू कौन होती है बड़ों के बीच में बोलने वाली। पिताजी ने माँ को चुप कराया और मेरे करीब आकर मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे समझाने लगे कि बेटी बेटी की शादी करना तो हर माता पिता का फर्ज होता है। इसलिए माता पिता अपनी बेटी को जरूरत का सामान दहेज के रूप में देते हैं। तुम डरो मत और मेरी फिक्र मत करो। मैं 1-2 साल में वापस आ जाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे चुप होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मेरी माँ को पिताजी के विदेश जाने की बहुत खुशी थी कि पिताजी वहां से बहुत सारे पैसे भेजने वाले थे। कुछ दिनों बाद ही पिताजी के विदेश जाने की तैयारी पूरी हो गई थी। गांव से भी कुछ लोग आए थे जो पिताजी के साथ विदेश जा रहे थे। सब लोग मिलकर विदेश के लिए रवाना हो गए थे। पिताजी को इतने सालों के लिए जाता हुआ देखकर मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। कहते हैं ना कि बेटियों को तो पिता की लाडली होती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं अपने पिता की लाडली थी और इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने माता पिता से करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन माँ को तो बस जल्दी थी कि पिताजी को हम किसी भी तरह से परेशान ना करें, ताकि वो बेफिक्र होकर यहाँ से जाएं और उनके जाते ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएं। आखिरकार मेरी माँ की तमन्ना पूरी हो गई थी। पिताजी हम लोगों से दूर चले गए थे। पिताजी के जाने के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। घर की सारी रौनक मेरे पिता से थी। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। पिताजी के जाते ही माँ ने मेरा कॉलेज जाना भी छुड़वा दिया था और कहती कि बस अब बहुत हो गई पढ़ाई, अब तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करना चाहती हूँ। मैं माँ से कहती थी कि माँ, जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक तो मुझे पढ़ने दो। माँ ने कहा कि तेरे बाप के आने तक कौन रुकेगा, वो कैसे ही पैसे भेजेंगे, मैं तेरी शादी की डेट फिक्स कर दूंगी। 2-3 साल तक मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकती और ना ही तुझे पढ़ा सकती हूँ। मैं माँ से लड़ने लगती कि क्या मतलब है मेरा खर्चा नहीं उठा सकती। पिताजी के आने तक मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये मेरे पिता का घर है और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाल सके। ये बात सुनकर मेरी माँ को मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि 2 दिन तक मेरा शरीर दर्द करता रहा। पिताजी के घर से निकलते ही माँ के पर निकल आए थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और सारे घर का काम मेरे सर पर डाल दिया था। खुद बस मोहल्ले के घरों के चक्कर काटती रहती थी, कभी इस घर के कभी उस घर के। बस तैयार होकर घर से निकल जाती थी। दोपहर को आकर खाना खा लेती और उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद फिर शाम के टाइम पर पड़ोस के घर में जाकर बैठ जाया करती थी और सारा दिन मैं घर में अकेलेपन का शिकार होती रहती थी। माँ को घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं थी। घर से लेकर बाहर तक के सारे काम अब मैं ही करने लगी थी। घर में खाना बनाना और घर में जब खाना बनने के लिए राशन खत्म हो जाता था, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी। एक दिन मैं घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी। एक लड़के की दुकान हमारे गली के नुक्कड़ पर ही थी। उस दुकान पर लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का नजर भरकर मुझे देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैंने देखा कि वो मुझे घूर रहा था। उसके बाद मैं जब मार्केट से वापस आई तो भी वो मुझे ही देख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे अपनी नजर चुराई और अपना सामान लेकर घर वापस लौट आई थी। वो घर तक मुझ पर नजर रखे हुए था। मैंने फौरन ही अंदर जाकर गेट बंद कर लिया। जब भी मैं घर से निकलती थी, वो मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहा होता था। उसके बारे में मैं अपनी माँ से कुछ कह भी नहीं सकती थी। माँ तो ये बात सुनते ही मेरा जीना दुश्वार कर देती। तंग आकर मैंने घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। वो लड़का जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो अपनी दुकान पर बैठा हुआ मुझे गौर गौर से देखता रहता। अब तो आने जाने वाले लोगों को भी शक होने लगा था। एक दिन मैं घर की छत पर खड़ी हुई थी तो उसने मुझे इशारा करते हुए एक कागज पर कुछ लिखकर मेरी तरफ फेंक दिया। मैं घबरा गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उस कागज को पढ़े बिना मुझे सुकून भी नहीं आ रहा था। मैंने उस कागज को उठाकर खोला तो उसमें एक कागज के थ्रू मुझे प्रपोज किया था। उसमें लिखा हुआ था, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, बस तुम इतनी पसंद आ गई हो कि दिल के हाथों मजबूर होकर ये कदम उठाया है। एक बार बात करने का मौका दे दो, अगर फिर तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा इससे जान छुड़ाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैंने सोचा उसे बता दूंगी कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है तो उसका दिल खुद ही टूट जाएगा और वो मायूस होकर यहाँ से चला जाएगा और मेरा पीछा भी छोड़ देगा। मैंने एक दिन माँ के घर से निकलते ही मौका पाकर उसे इशारे से घर के अंदर बुला लिया और उसे अंदर आते ही मैंने झट से दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो तो बुरी तरह से कांप रहा था।
मैं लड़की थी लेकिन मुझसे ज़्यादा उसे डर लग रहा था। मैंने उसे रिलैक्स होने को कहा और कहा कि बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तो उसने कहा कि जिस दिन से उसने मुझे देखा है, दिल के हाथों मजबूर होकर रह गया है। ना दिन को सुकून मिलता है ना रात को। रात भर इसी इंतजार में गुजार देता है कि कब दिन निकले और वो मेरा दीदार कर सके। उसने कहा कि डोली मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कोई धोखेबाज और झूठा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत हो जाती है और जिससे हो जाती है इंसान उसके हाथों मजबूर हो जाती है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि मेरा रिश्ता लगा हुआ है। मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के बेटे के साथ हो रही है और मैं यहाँ से शादी होने के बाद गांव चली जाऊंगी। मेरी ससुराल गांव में ही है। मैं अपने माता पिता की इज्जत का बहुत ख्याल करती हूँ। तुम्हें किसी के सहारे पर नहीं रखना चाहती, ताकि मैं तुमसे किसी तरह झूठ बोल सकूं और कुछ दिन के लिए तुमसे रिलेशनशिप बनाकर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। ये सब सुनकर वो थोड़ा अपसेट हो गया था, लेकिन मेरा सच बोलने से वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था। उसने बताया कि ये नुक्कड़ वाली दुकान उसके पिता की है। कभी कभी वो उस दुकान पर बैठ जाता है और वहीं उसका घर भी है। उसने बताया कि मेरे परिवार में मैं और सिर्फ मेरे पिता हैं। हम दोनों इसी दुकान से अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरी शादी हो जाएगी तो शायद घर में कोई औरत आ जाएगी। मेरी माँ काफी सालों पहले ही गुजर चुकी है और मेरी बहन की शादी भी 2 साल पहले ही हो गई है। उसने कहा कि जिंदगी में अगर कभी भी कोई काम या कोई जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर याद करना। भले ही तुम मेरी किस्मत में तो नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैंने उसकी फीलिंग्स की कदर की और वो बेचारा थोड़ी देर के बाद मेरे घर से खुद ही चला गया था। हम दोनों के बीच बहुत रेस्पेक्ट के साथ बात हुई थी। वो मुझे आम लड़कों से बिल्कुल अलग लगा था। मैं जब उसे गली में खड़ा हुआ देखती थी तो समझती थी कि वो कोई आवारा या फिर लोफर टाइप का लड़का होगा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ बात करके मुझे एहसास हुआ था कि सच में मुझसे कोई इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। ये सब सोचकर मेरी आंखें भर आई थी और जब जाते टाइम वो मुझे गुड बाय बोलकर गया तो मैंने उसकी आंखों में आंसू भी देखे थे। मुझे वो सच्चे दिल से चाहने वाला इंसान लगा था और इतने अच्छे इंसान को गंवाने का मुझे बहुत दुख हुआ था। इसके बाद भी जब मैं घर से किसी काम के लिए निकलती थी तो वो मुझे अपनी दुकान में बैठा हुआ दिख जाता था। उसकी दुकान से आगे निकलते हुए मुझे भी अपनी आंखों पर काबू करना नहीं आता था। मैं किसी न किसी बहाने से उसकी निगाह उठाकर देख ही लेती थी। जब मैं उसे देखती तो वो मेरे दिल की गहराइयों तक उतर जाता था। वो बहुत ही अच्छा लड़का था और शरीफ था। उस दिन के बाद उसने कभी मुझे ना तो तंग किया और ना ही कभी उस दिन के बाद उसने मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश की। बस कभी कभी हम दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों से मिल जाया करती थी। जाने अनजाने मुझे भी पता नहीं चल सका कि कब मैं उसको पसंद करने लगी थी और मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत जागने लगी थी। लेकिन पिता की इज्जत के खातिर मैंने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इज्जत की परवाह थी। मेरे पिता दूसरे देश में मेरे लिए मेहनत कर रहे थे। मैं उनकी इज्जत पर कैसे आँच आने दे सकती थी। इसलिए मैंने अपने दिल को संभाल लिया था कि वो मुझे कितना भी चाहता हो और अच्छा लगता हो, लेकिन मेरी किस्मत मेरे पिता के फैसले की मोहताज है। फिर कभी मेरी ना उससे बात हुई, ना ही कोई ज्यादा जान पहचान बढ़ाई। बस आंखों ही आंखों में आंखों की जरूरत पूरी होती रही। इसी तरह से अगले 4 महीने तक ऐसा ही चलता रहा और 4 महीने बाद पिताजी ने विदेश से काफी सारे सामान और मेरे लिए दहेज काफी सारे पैसे भेज दिए। मेरी माँ ने अकेले ही मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था और मेरे ससुराल में कह दिया था कि वो कुछ लोगों को लेकर मेरे घर बारात लेकर आ जाएं। मैंने अपनी माँ को ये शादी करने के लिए बहुत रोका कि पिताजी के आने से पहले मुझ पर ये जुल्म मत करो। मुझे अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही विदा होना है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। कुछ दिन बाद गांव से कुछ लोग आकर शादी की डेट फिक्स करके चले गए थे। मैंने अभी तक लड़के की फोटो तक नहीं देखी थी और दिन रात मैं रोती रहती थी। माँ ने पिताजी से कहकर अपना फैसला जबरदस्ती मनवा लिया। पिताजी ने फोन पर बात की और शादी के लिए राजी होने को कहा। पिताजी मुझसे कहने लगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरी बेटी के साथ रहेगा। मैं हमेशा अपने पिता की बात के आगे झुक जाती थी और इस बार भी पिताजी के कहने पर चुप ही रही थी और उनकी बातों को मान लिया था। शादी की तैयारी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा था। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी साइड ले सकता, जो मुझे तसल्ली देता। मेरी माँ तो बस हर टाइम शॉपिंग करने में ही लगी रहती थी। वो पिताजी की कमाई को दोनों हाथों से लुटाने में लगी हुई थी। कुछ कपड़े मेरी शादी के लिए बनाती तो कुछ अपने लिए, उससे डबल कपड़े लेकर आती। माँ ने पड़ोस में शादी का इनविटेशन भी देना शुरू कर दिया था और उन्हें औरतों को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती थी। मेरी माँ ने मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं पूछी थी कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। अभी ससुराल लेकर जाना चाहती हूँ कुछ भी नहीं। बस वो सारे काम अपनी मर्जी से ही कर रही थी।
वो बहाने से शॉपिंग पर निकल जाती और अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाकर आती थी। पिताजी का पैसा माँ को बहुत अच्छा लग रहा था। माँ जब अपनी दोस्तों पर पैसा खर्च किया करती थी, तो उनकी दोस्त माँ को और भी ज्यादा इज्जत देने लगी थी। माँ इस बात से बहुत खुश हो जाया करती थी। मैं माँ को समझाने लगी थी कि वो मुझे डांट कर चुप करा देती थी कि तेरे पिता सारी मेहनत सिर्फ तेरे अकेले के लिए ही तो नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ, सबसे पहले उनकी कमाई पर मेरा हक बनता है। मेरी माँ ने अपने आप को बुरी तरह से बिगाड़ रखा था। उन्हें घर की और अपनी जवान बेटी की कोई चिंता नहीं थी। वो पिताजी की कमाई को अपने पास संभाल कर नहीं रख रही थी, बल्कि बेवजह की चीजों में उड़ा दिया करती थी। नए नए कपड़े बनाना, सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना, होटल में खाना खाना, ये सारे शौक उन्होंने बना लिए थे। माँ को मोहल्ले की औरतों से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। माँ मुझे इसलिए भी जल्द से जल्द शादी करके यहाँ से भेज देना चाहती थी, ताकि वो बेफिक्र होकर आराम से अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। मुझे लगता था जैसे वो मेरी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। माँ ने थोड़े से कपड़े और थोड़ा सा सामान मेरे दहेज के लिए इकट्ठा कर लिया था। बस वो अपनी जिम्मेदारी से आजाद होकर बैठ गई थी। न बेटी को घर का काम सीखने में उसे नसीहत देती थी, न रहन सहन के तरीके सिखाती थी। हमेशा घूमने फिरने और मेकअप करने में ही लगी रहती थी। पिताजी के जाने के बाद माँ ने अपने आप को और भी ज्यादा जवान बना लिया था। मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और धीरे धीरे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मैं हर रोज चूल्हे पर जल रही थी। मेरी माँ ने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी होने के बाद मेरे सारे शौक खत्म होने वाले थे। मेरी माँ को न मेरे आराम का कुछ ख्याल था, न ही मेरी शादी की कोई ज्यादा फिक्र थी। माँ कहती थी कि गांव के लोग ज्यादा मेकअप वगैरह नहीं जानते, इसलिए तू जैसी है वैसे ही ठीक है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तू खूबसूरत है, तेरे पति ने तुझे ऐसे ही पसंद कर लिया है। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट जाता कि जब उनको किसी बात का पता ही नहीं है तो मेरा रिश्ता गांव में क्यों किया था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं रितेश के साथ भाग जाऊं। रितेश जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन पिताजी का ख्याल हर टाइम मुझे रोक लेता था। शादी से पहले मैं आखिरी बार रितेश से मिलकर उसके साथ बातें करके अपना दिल का सारा बोझ उतारना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था इस दुनिया में वही एक ऐसा इंसान है जिसे मेरी परवाह है, जिसके लिए हर चीज से बढ़कर सिर्फ मैं हूँ। एक दिन माँ के घर के बाहर जाने के बाद मैं भी घर में लॉक लगाकर चुपचाप रितेश की दुकान पर चली गई और मैं उसकी दुकान पर चढ़ गई थी। मुझे देखकर वो फौरन उठ खड़ा हुआ था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। फिर मैंने लेटर उसे दिया। उसमें लिखा हुआ था कि कल दोपहर के 3 बजे मुझे लेने के लिए आ जाना। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। वो लेटर उसने बिना पढ़े ही अपने जेब में डाल लिया था और मैं वापस अपने घर चली गई। रोज माँ 3 बजे अपने दोस्तों के साथ कहीं न कहीं जाया करती थी। माँ घर से चली गई थी और मैं अकेली थी, इसलिए दिल के सारे बोझ उतारना चाहती थी। अगले दिन जब माँ चली गई तो उनके साथ ही मैं घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, ताकि उन्हें लगे कि मैं घर के अंदर ही हूँ। जैसे ही 3 बजे रितेश अपनी बाइक के साथ गली में मौजूद था, मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं मुस्कुरा दी। सामने वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ तो घर से जा चुकी थी। अब मेरे पास अच्छा बहाना था। मैंने रितेश को इशारा करके रुकने के लिए कहा और अपने फेस को दुपट्टे से अच्छी तरह से कवर कर लिया था, ताकि मुझे कोई पहचान न सके। वैसे भी माँ को तो शाम के टाइम ही वापस आना था। मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे उसके साथ पहचान न ले, इसलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना जरूरी था। मैं थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उसके साथ बाइक पर बैठ गई। जिंदगी में पहली बार किसी अनजान लड़के के साथ बाइक पर बैठी थी। उसने बाइक स्टार्ट करते टाइम मुझसे संभल कर बैठने को कहा और मैं अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख लिया था। वो बहुत खुश हो गया था और फिर हम बहुत दूर तक चलते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसने बाइक एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। उसके बाद हम रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहां पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी हमें नहीं जानता था। हम दोनों एक कोने की जगह पर चेयर पर बैठ गए और रितेश ने 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी। काफी देर तक हम दोनों खामोशी के साथ बैठे रहे। ना हम दोनों में कोई रिश्ता था, ना ही कोई रिश्ता बनने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ निकल आए थे, क्योंकि कुछ भी न था, लेकिन दोनों के दिलों में मोहब्बत फिर भी थी। वेटर भी इतनी देर में कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। रितेश ने मुझसे कहा कि अगर तुम कुछ और खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। हम दोनों की बात इसी तरह से शुरू हुई थी। मैंने कहा कि रितेश, शायद ये इस तरह से हमारी आज पहली और आखिरी मुलाकात होगी और फिर 4 दिन बाद मैं हमेशा के लिए किसी और की बन जाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं अपने दिल का बोझ उतारना चाहती थी और तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी कि तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा नहीं है। रितेश, तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत थी
कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करने को मजबूर हो गई हूँ, लेकिन किस्मत ऐसी है कि तुम मेरी जिंदगी में मेरा रिश्ता हो जाने के बाद आए हो। अगर तुम पहले आ जाते तो मैं सारी दुनिया से लड़कर भी तुम्हारे अलावा किसी से रिश्ता नहीं जोड़ती। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा पिता मेरे शादी की खातिर दूसरे देश में दिन रात मजदूरी कर रहे हैं। अब मैं कैसे उनकी ये सारी मेहनत बर्बाद करके उनको बेइज्जत कर दूं, क्योंकि वो अपने गांव में जबान देकर आए हैं। रितेश, जो मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बिखर कर रह गया था, उसने मुझे मिलकर जितनी खुशी थी, मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उसे उतना ही ज्यादा दुख भी हुआ था कि वो मुझे हासिल नहीं कर सकता था। फिर भी वो बेचारा अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए था और मुझे तसल्ली दे रहा था कि दुनिया में हर कोई अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। बस हम दोनों के लिए इतना ही काफी होना चाहिए कि हमने मोहब्बत कर ली। ये बात सुनकर मैं टूट कर रोने लगी थी। वो मुझे चुप करने की हजार कोशिश करता रहा और फिर खुद भी रो पड़ा था। उस दिन हमने जिंदगी की बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की थी और इस वादे पर एक दूसरे से अलग हो गए थे कि जिंदगी में अगर कभी भी हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ी तो कहने से कभी भी नहीं घबराएंगे। उसने मुझसे कहा कि जितना भी वक्त गुजर जाए, हमेशा तुम्हारी जरूरत मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। कुछ दुख, कुछ हंसी, कुछ मजाक की बातें करते हम दोनों ने वो दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजारा था। वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर हम दोनों ने खाना भी खाया था और फिर वो मुझे घर छोड़ने को आया था। मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक बार फिर वो अंदर आ जाए, लेकिन इस बार वो नहीं माना था और मुझे छोड़ते ही चला गया था। मैं बस आज के दिन ही खूबसूरत यादें दिल में लेकर वापस आ गई थी और शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया था। मेरी बारात आई और मेरी शादी हो गई। मैंने पहली बार अपने होने वाले पति को अपनी शादी वाले दिन ही देखा था, जो अब मेरा पति बन गया था। वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, बस नॉर्मल सी शक्ल वाला गांव में रहने वाला ही लग रहा था, लेकिन अपने माँ बाप की पसंद के आगे मैंने हार मान ली थी। अब तो मेरी शादी हो चुकी थी, मैं किसी से क्या कह सकती थी। जिस तरह मेरे लिए ये सब नया नया था, इसी तरह से वो भी कोई खास मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। बस दोनों के ही माता पिता का फैसला था, जो हम दोनों को मानना पड़ा था। मैं विदा होकर अपने माता पिता का घर छोड़कर चली गई। माँ तो कभी अपने कामों में बिजी थी, उन्हें मेरे जाने पर कोई खास दुख नहीं हुआ था। पिताजी से मैंने वीडियो कॉल पर बात कर ली थी, वो भी वहां पर बहुत रो रहे थे। मैं दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठी और सारी रात रोती ही रही। उसने मुझे एक शब्द तसल्ली का भी नहीं बोला था। मेरी सास मुझे बार बार चुप कराए जा रही थी। गांव पहुंचकर मैंने अपने पिता के फैसले का मान रखते हुए पत्नी होने के सारे हक निभाए थे। घर और ससुराल के लोगों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया था। मुझे ऐसी जिंदगी की आदत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी खुद को ससुराल वालों की आदत में ढालने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति को मुझ में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, मैं भी उसी में खुश थी कि बस वो मुझे इज्जत देता रहे। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी हकीकत भी खुलकर मेरे सामने आ गई थी। वो रात को काफी टाइम तक लड़कियों के साथ बातें करता रहता था। वो मुझे इतना हक जताने ही नहीं देता था कि उसके साथ लड़ती या उसको गलत काम करने से रोकती। उसे कोई मेरी परवाह ही नहीं थी, बस घर वालों ने ही मुझे घर का हिस्सा बना लिया था। मैं अपने पति की शिकायत सास से करती तो वो मुझे ये कहकर तसल्ली दे देती कि आजकल हर लड़के का यही हाल है, बस तुम इज्जत के साथ इस घर में बनी रहो। वो सारी लड़कियां को टाइम पास के लिए है, असली घर की मालकिन तो तुम ही रहोगी। नई नई शादी है, पुरानी आदत तो धीरे धीरे ही जाएगी। मतलब उसके माता पिता को भी उसकी आदत का पता था। मेरी शादी को 4 महीना हो चुके थे और 4 महीने बाद भी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। सास तो मुझसे बहुत प्यार करती थी और जब से उन्हें पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से उन्होंने मेरे हर नखरे उठाना शुरू कर दिए थे। जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो वो भी मुझसे मिलने के लिए मिठाई लेकर मुझे बधाइयाँ देने के लिए आई थी और जाते जाते कहकर गई थी कि डिलीवरी के लिए अगर ये लोग तुमसे मायके आने के लिए कहे तो तुम खुद ही मना कर देना। कह देना वहां पर मेरी माँ अकेली है, यहाँ पर तो तुम्हारा पूरा ससुराल भरा हुआ है, हर कोई जिम्मेदारी उठाने वाला है, वहाँ कौन है जो तुम्हें संभालेगा। मैं अपनी माँ की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। उनका मतलब था कि वो मुझे मायके आने से रोक रही थी। मैं जो शादी के बाद से सब्र के घूंट पी रही थी, ये भी चुपचाप बर्दाश्त कर गई। प्रेगनेंसी के दिनों में मेरे पति ने मुझ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया था। वो भी ख्याल रख रहा था। अब मेरे सामने किसी से भी फोन पर बात नहीं करता था ताकि मुझे दुख न पहुंचे। मैं उसकी इस बात से खुश हो गई थी। महीने गुजरने लगे तो सास बहुत सारी तैयारियां करने लगी थी। फिर मेरी सास ने वही बात कह दी थी जिसका मुझे डर था। मेरी सास ने कहा कि डिलीवरी के लिए हम तुम्हें शहर लेकर चले जाएंगे। तो मुझे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। मैंने अपनी सास को रोक लिया और उनसे कहा कि गांव की बाकी औरतों की तरह मैं भी घर में ही डिलीवरी करना चाहती हूँ। मेरी सास को मेरी इस बात पर बहुत हैरत हुई थी
कि मेरी पहली बार डिलीवरी हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे अस्पताल जाने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें डर तो नहीं लगता? मैंने बस नहीं कहकर बात को खत्म कर दिया था। गांव में दाई से ही मेरा बच्चा पैदा हो गया था। मैंने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया था। बच्चों को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मैंने नोटिस किया कि मेरा पति दोबारा से फोन पर बातें करता है, जैसे पहले किया करता था। वो रोज रोज किसी न किसी से फोन पर बातें करता रहता था। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरी माँ कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने के लिए आ गई थी। मैंने अपनी माँ को जब अपने पति के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, उस पर शक मत किया करो और कभी भी इस शक की वजह से लड़कर मेरे घर मत आना। मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनना चाहती। अपना घर बसाओ और अपने परिवार में सुखी रहो। कुछ दिन रहने के बाद माँ यहाँ से ये कहकर चली गई कि मुझे गांव में रहने की आदत नहीं है। जब मेरा बेटा 6 महीने का हो गया तो मेरी सास ने मुझे दवाइयाँ खिलानी शुरू कर दी ताकि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाऊं। पोता मिल जाने पर मेरी सास बहुत ज्यादा खुश थी और चाहती थी कि जल्दी से उनको एक और पोता मिल जाए। पहले बच्चे को तो मैं अच्छे से संभाल नहीं सकती थी और कुछ महीने बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। फिर अचानक एक पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा जब पता चला कि मेरे पिता की विदेश में ही मौत हो चुकी है। ये दुख मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं जल्दी से ही अपने थोड़े बहुत कपड़े लेकर अपनी माँ के घर पहुंच गई। मुझे लगा इस टाइम मेरी माँ को मेरी जरूरत होगी। जब मैं अपने घर पहुंची तो माँ की हालत तो बिल्कुल ठीक थी। अगले दिन विदेश से मेरे पिता की डेड बॉडी आ गई थी। तब मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। मुझे भी कोई होश नहीं था। मेरे बेटे को मेरी सास ने अच्छे से संभाला हुआ था। 1-2 दिन के लिए वो भी हमारे घर पर ही रुक गई थी। चौथे दिन मेरी सास घर वापस चली गई और मैं माँ के घर में ही रुक गई थी। 9 महीने के बच्चे के साथ और 3 महीने की प्रेगनेंसी बड़ा मुश्किल टाइम गुजर रहा था। पिताजी की मौत को 2 महीने हो गए थे। मेरा पति मुझे लेने नहीं आया था। मैं खुद उससे ले जाने को कहती तो वो मुझे मना कर दिया करता था। कहता था कि बच्चे की डिलीवरी तक अपने मायके में ही रह लो। लेकिन इधर मेरी माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था कि अब हमारे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, अब जल्दी से वापस अपने घर चली जाओ। जैसे तैसे बर्दाश्त करके उन्होंने मेरे 9 महीने घर पर पूरे करवा दिए। डिलीवरी का टाइम आया तो दूसरी बेटी पैदा हुई थी। ससुराल में से कोई भी मेरी बेटी को देखने तक नहीं आया था। मैं 2-2 बच्चों को एक साथ अपना दूध पिलाती थी। इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मेरे बेटे के लिए कोई दूध तक लेकर देने वाला नहीं था। माँ कहती कि इसके पिता से इसका खर्चा मंगाओ और अपने पति से कहती तो वो कहता कि अभी वापस मत आना, बेटी का ख्याल वहीं शहर में रहकर रख लो, कुछ दिन बाद आकर मैं खुद ले जाऊंगा। वो मुझे टालता जा रहा था, लेकिन अब मैं खुद ही अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव चली गई। गांव जाकर देखा तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरे पति ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी और मेरे हाथ में तलाक के पेपर्स थमाकर कह दिया था कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस शहर आ गई थी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। तलाकशुदा होकर मैं दोबारा अपनी माँ के पास वापस आ गई थी। मेरी माँ ने इधर खूब हंगामा कर दिया कि तेरी ही गलती होगी, तभी तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। तुझे अपने पति का घर नहीं छोड़ना चाहिए था और ना ही इधर रहने के लिए आना चाहिए था। जिस पिता की खातिर मैंने ये सब बर्दाश्त किया वो भी जिंदा नहीं रह सके। माँ से तो वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो मैं अपने पिता की जायदाद से हिस्सा मांगने की बात कर दी, जिससे मेरी माँ बुरी तरह से डर गई थी। तब जाकर उनकी जुबान बंद हुई थी। मुझे पढ़ाई तक पूरी नहीं करने दी थी। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कोई जॉब कर लेती। अपने बच्चे के सो जाने के बाद मैं नौकरी की तलाश करने के लिए घर से निकल जाती थी। इस तरह से मैं बहुत सारे धक्के खाए, तब जाकर मुझे नौकरी मिली थी। मुझे एक बड़ी कंपनी में साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई थी। मुझे यही नौकरी मिल सकती थी क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सकती थी। वहां पर नौकरी करते हुए मुझे 3 महीने गुजर गए थे। मैं अपने बच्चों को माँ के हवाले करके आ जाती थी। माँ मेरे बच्चों का कोई खास ध्यान तो नहीं रखती थी, लेकिन जब उनको पैसे का लालच हुआ तो मेरे बच्चों का ख्याल रखने लगी थी। मैंने अभी तक कंपनी के मालिक को नहीं देखा था। एक दिन जब मैं कंपनी के ऑफिस में सफाई करने के लिए गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि कंपनी का मालिक और कोई नहीं बल्कि रितेश था। मैंने ऑफिस में रितेश की लगी हुई तस्वीर को देखा था। मुझे लगा था कि ये तस्वीर किसी ने ऐसे ही लगा दी होगी, लेकिन मुझे वहां के लोगों से पता लगा कि ये तो इस कंपनी के मालिक हैं। अब मुझे रितेश से मिलने की बहुत चाहत होने लगी थी क्योंकि मैंने उसे 2 साल बाद फोटो में देखा था। जैसे ही रितेश ऑफिस में आया तो मैं उसके सामने अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। रितेश भी मुझे अपने ऑफिस में देखकर हैरान रह गया था। फिर उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे ऑफिस में 3 महीने से काम कर रही हूँ।
रितेश ने कहा, लेकिन तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी तो शादी हो गई थी। मैंने उसको अपनी सारी कहानी बता दी कि शादी के बाद मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। ये सुनकर रितेश की आंखों में आंसू आ गए। वो मुझसे कहने लगा कि मैं पिछले 3 महीने से काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। अगर मुझे पता होता तुम मेरे ऑफिस में नौकरानी का काम कर रही हो, तो मैं तुम्हें हरगिज ये काम करने नहीं देता। हमने तो वादा किया था हम एक दूसरे के मुश्किल वक्त में साथ देंगे। मेरे पिता का सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। तुम्हारी शादी के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए हरतोड़ मेहनत की। नौकरी की तलाश के लिए जगह-जगह धक्के खाए। मेरी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे मामा ने मेरा बहुत साथ दिया और आज देखो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। मुझे तुम्हारी याद हमेशा आती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह से मिलोगी। अब जब तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दी है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मेरी मोहब्बत हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को बहुत खुश रखूंगा। रितेश की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे रितेश से शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं अब दोबारा से रितेश को नहीं खोना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से पूछकर रितेश से शादी कर ली। रितेश एक बहुत अमीर इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान भी है। रितेश ने मेरे दोनों बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया और आज वो उनके सगे पिता की तरह प्यार करता है। आज मैं अपने पति रितेश के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरी माँ भी इस दुनिया से चल बसी थी। रितेश ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं रितेश से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में रितेश और अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।